brought to you by Infinix. अरे पगली, टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। हिंदी का एक शब्द है अप्रत्याशित। इसका मतलब ऐसी घटना से होता है जिसके घटने की उम्मीद किसी को ना हो। पाकिस्तान की राजनीति का इतिहास इस तरह की घटनाओं से भरा पड़ा है। वहां कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता। जैसे कि 28 अक्टूबर 2022 को हुआ। क्या हुआ? उस रोज पाक आर्मी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। बीच कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा व्यक्ति मंच पर आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो व्यक्ति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का चीफ था। नाम लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। आमतौर पर खुफिया एजेंसियां अपने काम को छिपा कर रखती हैं। वे अपने देश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करती। बात सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की होती तो बहुत हंगामा नहीं मचता, लेकिन नदीम अंजुम ने आकर जो किया और कहा, उसने पाक पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। आज हम जानेंगे ISI चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना क्यों साधा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान में और क्या चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज हम ISI चीफ के ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहानी आपको सुनाएंगे। पहले ISI का इतिहास आपको बता देते हैं। भारत के विभाजन से पहले तक खुफिया जानकारियां जुटाने का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का था। अगस्त 1947 के बाद दोनों मुल्कों में IB ने एक नए सिरे से काम करना शुरू किया। IB में पुलिस वालों को रखा जाता था। इसका मुखिया एक सीनियर पुलिस अफसर होता था। 1947-48 में कश्मीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। इसमें पाकिस्तानी IB अक्षम साबित हुई थी। इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तय किया कि एक ऐसी खुफिया एजेंसी बनाई जाए जिसका फोकस भारत पर हो। इसी मकसद को पूरा करने के लिए 1948 में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की स्थापना की गई। आमतौर पर इसमें तीनों सेनाओं के लोगों को शामिल किया जाता है, इसलिए इसको इंटर सर्विसेज कहा जाता है। हालांकि कई बार ISI आम लोगों को भी काम पर लगाती है। जासूसी को अक्सर अज्ञात बने रहने की कला के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये बात ISI पर लागू नहीं होती। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। मसलन जब पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान छोड़ा, तब अयूब खान सत्ता में आए। अयूब खान मिलिट्री से थे। ISI का अनुशासन भी मिलिट्री वाला ही था। अयूब को ये साथ रास आया। उन्होंने ISI का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया। वो ISI के जरिए अपने विरोधियों पर नजर रखने लगे। उसी दौर में पूर्वी पाकिस्तान में स्वायत्तता की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था। उनकी भाषा और संस्कृति को दबाया जा रहा था। उनकी नियति पश्चिमी पाकिस्तान से तय होती थी। इसी वजह से वहां नाराजगी पनपी। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे सत्ताधीशों ने आवाज सुनने की बजाय दबाने की साजिश रची। शुरुआती दौर में काम ISI को सौंपा गया। इस तरह एजेंसी इंटरनल पॉलिटिक्स में शामिल हो गई। वो पूर्वी पाकिस्तान के राजनेताओं, पत्रकारों, आलोचकों आदि पर नजर रखने लगी। 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। फिर पाकिस्तान की सत्ता में जुल्फिकार अली भुट्टो आए। उन्होंने पाकिस्तान का संविधान बनाया। 1973 में भुट्टो प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने भी ISI का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। कहा जाता है कि भुट्टो बड़े शौक से अपने करीबियों के फोन टैप कराते थे। फिर ऐसे लोगों को मिलने के लिए बुलाया जाता था। उनके सामने ही टेप बजाया जाता और फिर उनसे इस्तीफा ले लिया जाता था। तमाम नसीहतों और सावधानियों के बावजूद भुट्टो पुरानी परंपरा का शिकार हुए। उनके बाद जनरल जियाउल हक ने भी ISI का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। उन्होंने खुफिया एजेंसी के सहारे भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबू में करने की कोशिश भी की। 1980 के दशक में जब बेनजीर निर्वासन में लंदन में थी, तब बेनजीर के घर के बाहर उनके एजेंट्स पहरा देते थे। बेनजीर की शिकायत के बाद ये पहरा हटा था। बेनजीर 1986 में पाकिस्तान लौटी। उन्होंने PPP की कमान संभाली। जनरल जिया को डर था कि बेनजीर चुनाव जीत लेंगी। उन्होंने उस समय ISI के डायरेक्टर जनरल हामिद गुल को मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात के कुछ समय बाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की स्थापना की गई। ये 9 पार्टियों का एक समूह था। इसको पर्दे के पीछे से ISI चला रही थी। बेनजीर भुट्टो के पास सत्ता आई थी लेकिन शक्ति नहीं। उन्हें मिलिट्री लीडरशिप की कई शर्तें भी माननी पड़ी। इनमें से एक शर्त यह थी कि ISI चीफ के पद से हामिद गुल को नहीं हटाया जाएगा। 1989 में बेनजीर भुट्टो का हामिद गुल के साथ टकराव हुआ। बेनजीर ने गुल को बर्खास्त कर दिया। ISI चीफ की कुर्सी पर वो अपने विश्वास पात्र को ले आई।
इससे पहले कि नए चीफ ऑफिस में दाखिल होते सारे अहम कागजात आईएसआई के हेडक्वार्टर से उठाकर सेना मुख्यालय में पहुंचाए जा चुके थे। 1999 में जब नवाज शरीफ को आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ से खतरा महसूस हुआ, तब उन्होंने आईएसआई चीफ जियाउद्दीन भट्ट से मदद मांगी थी। ये अलग बात है कि उनकी ये कोशिश फेल हो गई। मुशर्रफ ने शरीफ का तख्ता पलट कर दिया। शरीफ को पहले जेल और बाद में निर्वासन में जाना पड़ा। जबकि अलावा सोवियत अफगान वॉर और फिर वॉर ऑन टेरर में आईएसआई ने काफी अहम भूमिका निभाई। एजेंसी ने हमेशा दो मुंह सांप की तरह काम किया। एक समय उसने अमेरिका के पैसों से मुजाहिदीनों को मदद दी, फिर उसी ने तालिबान बनवाया। जब अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया, तब आईएसआई ने अमेरिका की मदद भी की। कई आतंकियों को अरेस्ट भी कराया, लेकिन उसी एजेंसी पर तालिबान और दूसरे घोषित आतंकियों को पनाह देने के आरोप भी लगते हैं। अगर आईएसआई का काम समझना हो तो एक बयान को याद कर लीजिए। पूर्व आईएसआई चीफ हामिद गुल ने एक दफा हंसते हुए कहा था, जब इतिहास लिखा जाएगा तब कहेंगे कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को शिकस्त दे दी। फिर एक जुमला होगा, आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को हरा दिया। इन कहानियों से आपको अंदाजा मिल गया होगा कि आईएसआई का पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में कितना दखल है। आईएसआई के बारे में और क्या पता है? ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे खास खुफिया एजेंसी है। इसका बजट क्लासिफाइड है, यानी इसके बारे में पब्लिक डोमेन में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि एजेंसी के पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर 10,000 से अधिक एजेंट्स हैं। आईएसआई की जवाबदेही सेना के प्रति है, सिविलियन सरकार के प्रति नहीं। इस वजह से अक्सर बेलगाम घोड़े की तरह काम करती है। 2008 में तत्कालीन पाक पीएम यूसुफ रजा गिलानी ने आईएसआई को गृह मंत्रालय के अंदर लाने की कोशिश की थी, लेकिन सेना ने इसका विरोध किया। कुछ घंटों के अंदर ही गिलानी को अपना फैसला बदलना पड़ा था। आईएसआई का डायरेक्टर जनरल आर्मी का कोई 3 स्टार जनरल होता है। उसकी नियुक्ति आर्मी चीफ करते हैं। परंपरा ये रही है कि आर्मी चीफ 3 नाम प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं। प्रधानमंत्री उनमें से अपनी पसंद के व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन माना जाता है कि प्रधानमंत्री हमेशा ही आर्मी चीफ की पसंद पर हामी भर देते हैं। उनके पास बहस की गुंजाइश नहीं होती। अक्टूबर 2021 में इसके चलते भारी हंगामा हुआ था। सेना ने पीएम को बताए बिना नदीम अंजुम को आईएसआई चीफ बना दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान इससे खासे नाराज हो गए थे। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करने से मना कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उन्हें झुकना पड़ा था। सेना और इमरान के बीच यहीं से खटपट होनी शुरू हो चुकी थी। सेना ने इमरान के सिर से अपना हाथ हटा लिया। 2022 के शुरुआती महीनों में इसका असर भी दिखने लगा था। इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव को टालने की भरपूर कोशिश की। वो सेना से साथ में खड़े होने की गुजारिश भी करते रहे, लेकिन सेना का मन इमरान से उचट चुका था। जिस समय अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय इमरान ने कई बार आर्मी चीफ से मीटिंग की। उन मीटिंग्स में आईएसआई चीफ भी हुआ करते थे। कहा जाता है कि उन्हीं के दबाव के बाद इमरान ने कुर्सी छोड़ने का मन बनाया था। पीएम पद से हटने के बाद इमरान आक्रामक होते चले गए। उन्होंने शहबाज सरकार के साथ साथ सेना और आईएसआई पर भी निशाना साधा। वो कहते रहे कि उनके खिलाफ विदेशी साजिश रची गई है, इसमें सब मिले हुए हैं। उन्होंने नाम लिए बिना जनरल बाजवा को भी बुरा भला कहा। वो लगातार मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को जिम्मेदार बताते रहे। जब पत्रकार अरशद शरीफ की केन्या में हत्या हुई, उस समय भी उन्होंने सरकार और सेना पर आरोप लगाए। कहा कि अरशद शरीफ की हत्या की साजिश पाकिस्तान में रची गई। आज हम ये कहानी आपको सुना क्यों रहे हैं? दरअसल अभी तक ये सब पर्दे के पीछे था कि इमरान और सेना के बीच खटपट क्यों हुई, आर्मी चीफ और इमरान के बीच बंद दरवाजे के पीछे क्या बातें होती थीं और अरशद शरीफ की हत्या में सेना पर आरोप क्यों लगे। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और डीजी आईएसपीआर बाबर इफ्तिकार 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। जानते हैं उनके वर्जन में क्या कुछ सामने आया। 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में एक जलसा हुआ था। उस जलसे में इमरान खान ने एक कागज दिखाया था। उन्होंने कहा था कि उनके पास विदेशी साजिश का पूरा सबूत मौजूद है। सेना का दावा है कि ये कोरा झूठ था। इस तरह का कोई कागज असल में था ही नहीं। सेना का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया गया था कि इमरान सरकार के खिलाफ साजिश का कोई सबूत नहीं, ये सब रिकॉर्ड में दर्ज है। डीजी आईएसपीआर ने आरोप लगाया कि उस समय अरशद शरीफ और दूसरे पत्रकारों को झूठी टिप दी गई। इसके आधार पर एक नैरेटिव फैलाया गया, पाक सेना को बदनाम करने की कोशिश की गई। शरीफ के ARY न्यूज ने इसी आधार पर मीडिया ट्रायल चलाया। सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को गलत संदर्भ में पेश किया गया। सेना से उम्मीद की गई कि वे अंदरूनी राजनीति में दखल दें। मना करने पर आर्मी चीफ और सेना के खिलाफ कैंपेन चलाया गया। इन सब के बावजूद हमने संयम बनाकर रखा। हमने पूरी कोशिश की कि राजनेता आपस में बैठकर मसले सुलझा लेंगे। अरशद शरीफ ने उस दौरान आर्मी के खिलाफ कड़वी भाषा का इस्तेमाल किया था, लेकिन हमने उनकी बातों का बुरा नहीं माना।
डीजी ISPR ने बताया कि 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने एक धमकी वाली चिट्ठी जारी की थी। चिट्ठी में कहा गया कि पाकिस्तानी तालिबान का एक गुट शरीफ की हत्या करना चाहता है। केपी में PTI की सरकार है। शरीफ पाकिस्तान छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें बार बार यह एहसास दिलाया गया कि उनकी जान को खतरा है। ये भी सामने आया कि ARY ग्रुप के एक मैनेजर ने शरीफ का दुबई का टिकट बुक कराया था। पेशावर एयरपोर्ट पर केपी सरकार के अधिकारियों ने उन्हें एस्कॉर्ट किया था। सेना ने कहा कि किसी ने शरीफ को दुबई छोड़ने के लिए नहीं कहा था। इसकी जांच होनी चाहिए कि किसके कहने पर शरीफ को दुबई से जाना पड़ा, किसने उन्हें पाकिस्तान आने से रोका और किसने उनसे कहा कि केन्या में वो सुरक्षित रहेंगे। ये भी पता होना चाहिए कि शरीफ के साथ कौन लगातार संपर्क में था और केन्या में वो किसके घर पर रुके हुए थे। इसके बाद ISI चीफ नदीम अंजुम ने बोलना शुरू किया। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। नदीम अंजुम ने कहा कि यह समय की मांग है कि मुझे आपके सामने आना पड़ा। ISI चीफ होने के नाते मैं और चुप नहीं रह सकता। वो बोले, सेना के लिए न्यूट्रल और जानवर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये प्रचार करने की कोशिश की गई कि सेना राजद्रोह कर रही है। जब इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था, उस समय उन्होंने सेना को निशाना बनाकर कहा था, इस दुनिया में सिर्फ जानवर ही निष्पक्ष हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदीम अंजुम ने एक और खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मार्च में जनरल बाजवा को एक ऑफर दिया गया था, उनका कार्यकाल बढ़ाने की बात की गई थी। ये सब मेरे सामने हुआ था, लेकिन जनरल बाजवा ने ऑफर ठुकरा दिया। जब नदीम अंजुम को ISI चीफ बनाया जा रहा था, तब सरकार में बैठे लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया था। उनसे देश की सबसे बड़ी समस्या के बारे में पूछा गया। अंजुम का दावा है कि उन्होंने आर्थिक संकट को सबसे बड़ी समस्या बताया था, लेकिन सरकार में बैठे लोग इससे खुश नहीं हुए। उनके मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या विपक्षी पार्टियां थीं। DG ISI ने इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आपको जनरल बाजवा देशद्रोही लगते हैं तो आप उनसे पीछे के दरवाजे से क्यों मिलते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं और दिन के उजाले में उन्हें देशद्रोही कहते हैं तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। नदीम अंजुम ने अरशद शरीफ की हत्या पर भी बयान दिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके विचार से सहमत नहीं थे, लेकिन काम के प्रति उनके प्यार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। जब वो विदेश गए तभी वो सेना के संपर्क में बने हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को मिलने वाली धमकियों को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर DG ISI ने कहा, ये सब झूठ है। कुछ लोग फर्जी ऐप के सहारे पहचान बदलकर धमकियां दे रहे हैं। इसमें ISI की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सेना किसी पत्रकार को विदेश जाने से रोकना चाहे तो वो आराम से ऐसा कर सकती है। DG ISI ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत संयमित तरीके से अपनी बातें रखी, लेकिन उनके कई बयानों में विडंबना का भंडार है। मसलन नदीम अंजुम ने दावा किया कि सेना और ISI का राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने ही बताया कि आर्मी चीफ बंद दरवाजे के पीछे इमरान से मिला करते थे। सवाल उठ रहे हैं कि ये कैसी न्यूट्रलिटी हुई। ISI चीफ ने यह भी कहा कि पत्रकारों को धमकियां देने वाले लोग कोई और हैं। अगर उन्हें पता है तो वे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। ये दो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें। अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान में इस पर रिएक्शन क्या आया। 28 अक्टूबर को इमरान खान ने लाहौर में लॉन्ग मार्च की शुरुआत कर दी। इस दौरान उन्होंने DG ISI पर निशाना साधा। बोले कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीति से प्रेरित थी। भीड़ के सामने इमरान ने कहा, ISI चीफ महोदय, ध्यान से सुन लीजिए। मैं अपने देश और अपने देश की संस्थाओं के लिए चुप बैठा हूं। मैं पाकिस्तान को तबाह नहीं करना चाहता। मैं कहने पर आऊं तो बहुत कुछ सुना सकता हूं। इमरान खान आम चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ फ्री और फेयर इलेक्शन चाहता हूं। इस देश की जनता तय करेगी मुल्क को कौन चलाएगा, वॉशिंगटन, अमेरिका या कोई और नहीं। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अरशद शरीफ की हत्या की जांच कराई जाएगी। उन्होंने केपी सरकार की तरफ से जारी थ्रेट लेटर की जांच की बात भी कही है। पाकिस्तान की राजनीति में चलने वाला ड्रामा आगे भी जारी रहने की संभावना है। इस मामले पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।